हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी साइंस। तो आज हम बॉटनी का सेकंड लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? कोशिका के बारे में पढ़ा था कि कोशिका होती क्या है। ठीक है, ये एक जीवन की मूलभूत इकाई होती है और सबसे छोटी कोशिका होती है जो अपने कार्य स्वयं स्वतंत्र रूप से करती है ना। और हमने क्या पढ़ा था कि जीव एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होते हैं। और आगे हमने कोशिका सिद्धांत के बारे में पढ़ा था, राइट। जो कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? आपका स्लाइडन और स्वान ने दिया था। बट ये नहीं बता पाए थे कि ये नई कोशिका बन कैसे रही है ना। नई कोशिका जो है वो उनका निर्माण कैसे हो रहा है। तो ये आपके जो नए वैज्ञानिक आए थे जो 1855 में आए थे, रूडोल्फ बिर्च, उन्होंने कहा था कि ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये स्टेटमेंट दिया था। इसका मतलब था कि कोशिका का जो निर्माण था वो पूर्ववर्ती कोशिका से होता है, मतलब कि जो पहले स्थित कोशिकाएं हैं, पुरानी कोशिकाएं हैं, उनसे होता है। ठीक है, तो हमने कोशिका सिद्धांत, आधुनिक सिद्धांत भी पढ़ लिया था। ठीक है, और किसने क्या दिया था? कोशिका सिद्धांत आपके स्लाइडन ने दिया था। और कोशिका सिद्धांत की परिकल्पना किसने की थी? वो स्वान ने की थी। इस तरह से हमने पढ़ लिया था। और आधुनिक कोशिका सिद्धांत तीनों ने मिलकर दिया था, रूडोल्फ बिर्च, स्लाइडन और स्वान ने। ठीक है, फिर हमने कोशिका का अवलोकन भी पढ़ा था कि अगर पादप कोशिका है तो उसमें कोशिका भित्ति पाई जाएगी, और अगर जंतु कोशिका है तो उसमें कोशिका झिल्ली पाई जाएगी। ठीक है, फिर कोशिका के आवरण भी हमने पढ़े थे। और कोशिका के आवरण पढ़े थे, 3 प्रकार के आवरण थे ना। ग्लाइकोकैलिक्स था, कोशिका भित्ति थी, कोशिका झिल्ली। ओके, अब हम आज आगे बढ़ते हैं, इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ते हैं कि मोनेरा में सबसे बाहर की परत जो होती है वो किस चीज़ की बनी होती है? वो ग्लाइकोकैलिक्स की बनी होती है। फिर आता है आपका प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा में जो कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, ये हम उनकी परतों के बारे में पढ़ेंगे। अब कवक किसकी बनी होती है? तो वो कोशिका, कवक में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, और आपके पादप, उसमें भी कोशिका भित्ति पाई जाती है। लेकिन जंतु कोशिका ऐसी कोशिका है जिसमें कोशिका झिल्ली पाई जाती है। ठीक है, अब आते हैं हम कि प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? तो प्रोटोप्लाज्म जो होता है वो आपका कोशिका द्रव्य से और केंद्रक द्रव्य दोनों से मिलकर बना होता है। ठीक है, और प्रोटोप्लास्ट क्या होता है? ये अलग होता है। प्रोटोप्लास्ट होता है कोशिका, ये पूरी कोशिका से अगर हम कोशिका भित्ति को हटा दें तब हम इसे प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये आपका दिया हुआ है एक कोशिका, है ना। ये रही आपकी एक कोशिका, ने इसे हम थोड़ा सा थिक कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर विजुअल हो। ठीक है, अब ये है आपकी कोशिका। ठीक है, तो ये क्या है? इससे अगर हम भित्ति को हटा दें, ये जो आपको अंदर दिखाई दे रही है, ये रही, हमने अब इसको हटा दिया तो ये क्या हो जाएगा? प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, तो कोशिका भित्ति को हटाने के बाद जो बची हुई संरचना होती है हम उसे प्रोटोप्लास्ट कहते हैं। हमने ये जो बाहर का आवरण है उसको रिमूव कर दिया। ठीक है, ये वाला जो आवरण है इसको हमने रिमूव कर दिया तो क्या बचा? ये अंदर की संरचना बची इस तरह की। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? प्रोटोप्लास्ट। ठीक है, या जीवद्रव्य कहते हैं। ठीक है, अब हम कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे कि कोशिका होते कैसे कैसे हैं। तो वही झिल्ली रहित कोशिकांग और झिल्ली आबद्ध कोशिकांग। ठीक है, तो झिल्ली रहित कोशिकांग क्या होते हैं? जिनके ऊपर कोई झिल्ली नहीं पाई जाती, झिल्ली अनुपस्थित होती है। ठीक है, ये रहा आपका, झिल्ली अनुपस्थित होती है। ठीक है, तो ये कौन कौन से आपके होते हैं? झिल्ली आबद्ध कोशिकांग कौन कौन से होते हैं? झिल्ली, हाँ, तो आपके फर्स्ट होता है आपका राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम होता है। फिर आता है आपका तारक कायन, जिसमें कोशिका झिल्ली नहीं पाई जाती है, अनुपस्थित होती है। ठीक है, कोशिका झिल्ली इसमें अनुपस्थित होती है। फिर आता है आपका केंद्रिका। ये 3 होते हैं जिनमें कोशिका झिल्ली जो है वो अनुपस्थित होती है। ठीक है, फिर आते हैं आपकी झिल्ली आबद्ध कोशिकांग। इनमें कौन कौन से आते हैं आपके कोशिकांग? तो आइए हम इन्हें पढ़ते हैं कि इसमें कौन कौन से आपके कोशिकांग आते हैं। झिल्ली आबद्ध में 3 तरह के आते हैं। ठीक है, झिल्ली आबद्ध में ये 3 तरह के होते हैं, राइबोसोम, तारकाय और केंद्रिका। अब झिल्ली आबद्ध कोशिकांग जिनके ऊपर आपके आवरण पाए जाते हैं या झिल्ली पाई जाती है, तो ये 2 टाइप से होते हैं। पहला होता है आपका
एकल झिल्ली आवत, दूसरा होता है आपका दोहरी झिल्ली आवत, ठीक है। तो एकल झिल्ली आवत में कौन कौन सा आता है आपका, ER आता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर आता है आपका गोल्जी का है, लयन का है ना, सूक्ष्म धानी, रसधानी होती है आपकी, ठीक है, रसधानी और सूक्ष्म काय ये सब आते हैं, ठीक है। आपका अंतःप्रदव्य जालिका, ER, गोल्जी बॉडी, लयन काय, रसधानी और सूक्ष्म काय, ठीक है। ये 5 आपके एकल झिल्ली आवध में आते हैं। अब दोहरी झिल्ली आवध में कौन कौन से आते हैं, तो आपके 3 आते हैं। दोहरी झिल्ली आवध में आपका सूत्रकणिका आता है जिसमें 2 झिल्ली पाई जाती है। लवक भी आपका सूत्रकणिका के जैसा होता है ना, इसमें भी 2 झिल्ली पाई जाती है और एक केंद्रक होता है जिसमें 2 झिल्ली पाई जाती है, ठीक है। अब कोशिका के आकार के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कोशिका का आकार कैसा होता है, विषाणु का जो आकार होता है वो 0.02 से लेकर 0.2 माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है। PPL आपकी सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है ना, माइक्रोप्लाज्मा जिसे हम कहते हैं, ये 0.1 है ना म्यू की होती है, ठीक है। अब माइक्रोप्लाज्मा जो होता है वो 0.3 म्यू माइक्रोमीटर का होता है, ठीक है। ये सबसे छोटी जीवित कोशिका है, ये हमारे पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे छोटी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। फिर आपका आता है प्रारूपिक जीवाणु। जीवाणु का साइज़ अलग होता है और आपका प्रारूपिक जीवाणु है उसका साइज़ अलग होता है, ठीक है। तो आपका प्रारूपिक जो जीवाणु है उसका साइज़ होता है 1 से लेकर 2 माइक्रोमीटर, ठीक है। और जीवाणु का साइज़ होता है आपका 3 to 5 माइक्रोमीटर। फिर आपका आता है RBC, है ना, RBC का जो साइज़ होता है आपका वो होता है 7.0 माइक्रोम, है ना, 7.0 माइक्रोम होता है, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया। फिर आपकी एक प्रारूपिक यूकैरियोटिक सेल जो होती है, प्रारूपिक यूकैरियोटिक सेल वो होती है आपकी 10 to 20 माइक्रोम। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो मैं उसको लिख देती हूँ यहाँ पे, 10 to 20, ठीक है, माइक्रोम, ठीक है। फिर आपकी सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका होती है, ठीक है। और सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो शुतुरमुर्ग का अंडा होता है, जैसे कि आप जानते हैं, ठीक है। अब ना हम आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं एक कोशिका जीव के बारे में। तो एक कोशिका जीव कौन कौन से होते हैं, आपका अमीबा एक कोशिकीय होता है, ठीक है। जीवाणु एक कोशिका होता है, पैरामीशियम ये भी एक कोशिकीय होता है, यूग्लिना, माइक्रोप्लाज्मा, है ना, माइक्रोप्लाज्मा ये सब कैसे होते हैं, एकल कोशिकीय जीव होते हैं, है ना। जगत मोनेरा और प्रोटिस्टा के जो जीव होते हैं वो एकल कोशिकीय होते हैं। मोनेरा के जो जीव होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं और प्रोटिस्टा के जो जीव होते हैं वो यूकैरियोटिक होते हैं। लेकिन ये मोनेरा और प्रोटिस्टा के जीव दोनों कैसे होते हैं, एकल कोशिकीय होते हैं। इनमें सिर्फ एक कोशिका से बने जीव पाए जाते हैं। अब हम आते हैं कोशिका की आकृति पर। तो ये क्या होते हैं, कार्य के आधार पर इनकी जो आकृति होती है, आकार होते हैं वो अलग अलग होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हम लाल रुधिर कणिका पे। तो लाल रुधिर कणिका का आकार कैसा होता है, ये ऐसे गोल होता है या बाइकॉनकेव इस तरह का शेप होता है, ठीक है। और श्वेत रुधिर कणिका आपकी अमीवीकृत होती है ना, इसका आकार जो होता है वो अमीबा के जैसा होता है, और है ना, अमीबा के जैसा मतलब अमीवॉइड होता है। तो अमीबा यानी अमीबा और ऑइड यानी उसके जैसा। फिर आता है आपका स्तंभ उपकला कोशिका, है ना। तो स्तंभाकार उपकला कोशिका आपकी कैसी होती है, ये होती है आपकी लंबी होती है और सक्रिय होती है। ये जैसे कि ये ऐसे बनी होती है, आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ, ऐसी स्तंभाकार और, है ना, ऐसी होती है, सक्रिय होती है और स्तंभाकार होती है, बहुत पतली पतली होती है, ठीक है। फिर आता है आपका ट्रैकीड, ये होती है आपकी पादपों में पाई जाती है वाहिनिका, ठीक है। ये लंबी और दीर्घीकृत होती है, लंबी और दीर्घीकृत होती है, ठीक है। ये होती है आपकी लंबी और दीर्घीकृत, ठीक है। फिर आता है आपकी तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका कैसी होती है, ये लंबी और शाखित होती है। और आपकी मध्यवर्ती कोशिका होती है गोल, ठीक है। ये होती है आपकी गोल। मैं हटा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से PDF पे क्लियर विजुअल हो, ठीक है। फिर आते हैं हम अंतर पे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और आपकी यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर क्या होता है, ये किस आधार पर अलग अलग होती हैं, ठीक है।
तो जो आपकी प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है ये, इसे हम आदि केंद्रकीय भी कहते हैं, है ना, क्योंकि इसमें क्या होता है, स्पष्ट तथा विभेदित केंद्रक या केंद्रक का आवरण जो होता है वो नहीं पाया जाता। ठीक है, केंद्रक पूर्ण विकसित नहीं होता है और उसमें केंद्रक कला जो आपकी केंद्रक झिल्ली होती है वो नहीं पाई जाती। इसे हम प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। अब यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, एक स्पष्ट केंद्रक भी होता है, ठीक है, और केंद्रक कला भी उपस्थित होती है, इसलिए ये यूकैरियोटिक कहते हैं, इसे सुकेंद्रकी कहते हैं। ठीक है, अब जो आपका प्रोकैरियोटिक है इसमें केंद्राव न्यूक्लियोइड पाए जाते हैं। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, एक वलयाकार तथा कुंडलित डीएनए होता है इसमें, जैसे कि ये कुछ डायग्राम में दिखाया गया है ना, डायग्राम में दिखाया गया है। इसमें बहुत ही जैसे गोल गोल दिया है, ये हम आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं, इस टाइप से गोल है। ठीक है, फिर इसके ऊपर ऐसे 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 ये आपका एकल वलयाकार द्विकुंडलित डीएनए पाया जाता है। ठीक है, ये इसमें क्या होता है, ये एक आवरण पद्धति के होते हैं ना, इसमें ज़्यादा आवरण नहीं होते, एक आवरण पद्धति के जो ऑर्गेनल होते हैं। ठीक है, अब झिल्ली आवृत कोशिकाएं इसमें बिल्कुल नहीं पाए जाते। ठीक है, राइबोसोम पाया जाता है लेकिन वो झिल्ली आवृत नहीं होता। ठीक है, इसमें केवल राइबोसोम पाए जाते हैं जो कि 70S होते हैं। ठीक है, और इसमें वन एनवलप सिस्टम होता है। ठीक है, तो एकल झिल्ली आवरण ही ओनली पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, कोशिका में विभागीकरण अनुपस्थित होता है, मतलब इसमें कंपार्टमेंट नहीं होते। जैसे कि एक प्रोकैरियोटिक सेल होती है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो उसका अलग भाग होता है ना, ये देखिए दिखाया गया है। इसमें क्या है, कंपार्टमेंट नहीं दिए गए। ठीक है, फिर आता है आपका यूकैरियोटिक सेल, ये है बहुत सारे रेखीय तथा द्विकुंडलित डीएनए पाए जाते हैं इसमें, ये आपको ड्रॉ करके बताया गया है। फिर आता है आपका कि ये झिल्ली आबद्ध कोशिकांग होते हैं। ठीक है, झिल्ली आबद्ध कोशिकांग इनमें पाए जाते हैं। ये 70S तथा 80S दोनों प्रकार के राइबोसोम होते हैं और इनमें दोहरा कोशिका आवरण पाया जाता है, जैसे कि आपको बताया गया था। कोशिका में विभागीकरण होते हैं, इनमें कंपार्टमेंट बने होते हैं ना, जैसे अलग अलग ऑर्गेनल का अलग अलग कंपाउंड होता है। ठीक है, फिर आते हैं हम आगे कि इसमें एक प्रतिकृति स्थल ORI स्थल होता है। ठीक है, और जो हमारे प्रोकैरियोटिक सेल में उसमें बहुत सारे ORI स्थल होते हैं और इसमें 3 प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज पाया जाता है, और जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें 5 प्रकार का डीएनए पॉलीमरेज पाया जाता है। अब ये जो आपकी प्रोकैरियोटिक सेल है इसमें साइक्लोसिस्ट और साइटोपंजर अनुपस्थित होता है ना। साइटोपंजर आपका कोशिका का कंकाल होता है। ठीक है, तो साइक्लोसिस तथा साइटोपंजर आपकी यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। इसमें आपकी प्रोकैरियोटिक सेल में पक्षमाभ नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन कशाप पाया जाता है। कशाप कैसा होता है, फ्लैजेलन प्रोटीन का बना होता है, उसमें अनुलेखन कोशिका द्रव्य में होता है ना, साइटोप्लाज्म में होता है, और अनुवाद भी इसमें साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन जो प्रतिकृति है वो जीव द्रव्य में ही होता है। आपकी जो यूकैरियोटिक सेल है उसमें 3 प्रकार का RNA पॉलीमरेज प्रेजेंट होता है। इसमें पक्षमाभ भी पाए जाते हैं और कसाभिका भी पाई जाती है। कसाभिका कौन से प्रोटीन की बनी होती है, इसमें ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है, लेकिन प्रोकैरियोटिक में फ्लैजेलन प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, इसमें अनुलेखन जो होता है वो केंद्रक के द्रव्य में होता है, जिसमें प्रतिकृतिकरण होता है। प्रतिकृतिकरण यानी रेप्लिकेशन, डीएनए का डुप्लीकेशन होता है। ठीक है, इसमें अनुवाद जीव द्रव्य में होता है, वो भी साइटोप्लाज्म में होता है। ठीक है, ये जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है कि केंद्रक में आपका डीएनए RNA है ना, फिर अनुलेखन आपका बाहर होता है जीव द्रव्य में, है ना, और आपका अनुवाद भी बाहर होता है ना। आपका डीएनए से जब RNA बनता है, RNA से जब प्रोटीन बनता है तो वो भी आपका जीव द्रव्य में ही होता है, लेकिन इसमें आपका डीएनए से RNA बनना और RNA से प्रोटीन का बनना, ये सारी की सारी क्रियाएं जो होती हैं आपकी जीव द्रव्य में ही होती है, लेकिन इसमें आपका डीएनए से RNA का बनना केंद्रक में होता है और RNA से प्रोटीन का बनना जीव द्रव्य में होता है। उदाहरण के लिए इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में मोनेरा जगत आता है, आपके जीवाणु आते हैं, आर्किबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, नीलहरी शैवाल और माइक्रोप्लाज्मा। ठीक है, इसमें एक ही प्रकार का RNA पॉलीमरेज पाया जाता है। अब आपकी यूकैरियोटिक सेल के उदाहरण आपके जगत प्रोटिस्टा हो गया, कवक जगत हो गया, पादप जगत हो गया और प्राणी जगत हो गया। ठीक है, अब ये एक प्रोकैरियोटिक सेल का हमने डायग्राम बनाया हुआ है, तो इस डायग्राम में आपको हर एक चीज़ मिलेगी। ठीक है, तो फर्स्ट में आपका ये बाहरी आवरण ग्लाइकोकैलिक्स, फिर उससे
भीतर जो आवरण पाया जाएगा वो कोशिका भित्ति पाई जाएगी। फिर उससे सबसे भीतर जो पाई जाएगी ये सीक्वेंस में होती है, ये आपकी कोशिका झिल्ली पाई जाएगी। फिर ये आपका ये जो आपके ये दिए हैं सल्काई गहराई, है ना, ये जो आपके प्रक्षेप दिए गए हैं ये हैं आपके मीजोसोम, ठीक है। फिर आता है आपकी ये जो है ये राइबोसोम है, छोटे छोटे जो कण हैं वो अंतर्विष्ट पिंड है, ठीक है। फिर ये जो है आपकी रोम, ये रोम क्या करती है, पिलई होती है, पिलई, ठीक है। और फिर आती है आपकी झालर, ये झालर क्या करती है, ये पकड़ के रखती है। और फिर आते हैं आपकी ये क्रोमेटिन, क्रोमेटिन में क्या होते हैं, वर्णक पाए जाते हैं। फिर आता है आपका प्लाज्मिड, वही डबल, ये प्लाज्मिड होते हैं, ये आपकी डीएनए की रेप्लिकेट होते हैं, है ना। और ये कशाविका इसको गति प्रदान करती है, ठीक है, ये आपकी कशाविका ये गति प्रदान करती है। फिर आता है आपकी ये आरएनए, जो प्रोटीन से आरएनए बनते हैं, ठीक है। और आते हैं आपके राइबोसोम, राइबोसोम ये है आपके राइबोसोम, ये क्या करते हैं, ये बहुसोम बनाते हैं, है ना। फिर आता है आपका ये जीव द्रव्य, है ना, जिसमें बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, ठीक है, ये आपका जीव द्रव्य, ओके। ये आ गया आपका जीव द्रव्य। फिर आता है आपकी डीएनए, डीएनए कैसा होता है आपका, गोलाकार होता है, द्विकुंडलित। ये रहा आपका जीव द्रव्य, ये रहा आपका डीएनए, ठीक है। फिर आते हैं हम आनुवांशिक पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो जो आपका प्रोकैरियोटिक सेल है उसमें आनुवांशिक जो पदार्थ होता है वो कैसा होता है, जीनोफोर, उसका दूसरा नाम होता है जीनोफोर। इसे हम न्यूक्लियोइड केंद्रकाव्य भी कहते हैं, ठीक है। अब ये जैसे आपके डायग्राम में दिखाया गया है, तो ये जो आपको डायग्राम में दिखाया गया है वो है आपका केंद्रकाव्य, ठीक है। तो ये कैसा होता है, केंद्रक में 4 प्रकार के नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। फर्स्ट आपका एडेनिन, सेकेंड आपका ग्वानिन, थर्ड आपका थायमिन और साइटोसिन। इसमें एडेनिन और थायमिन के मध्य 2 हाइड्रोजन बंध होते हैं, ग्वानिन और साइटोसिन के मध्य 3 हाइड्रोजन बंध होते हैं, ठीक है। ये कैसा होता है, एकल वलयकार, इसमें द्विकुंडलित आनुवांशिक पदार्थ कैसा नग्न होता है, हाँ, ये वलय के आकार का होता है और द्विकुंडलित होता है, ठीक है। आनुवांशिक पदार्थ इसमें नग्न होता है, इसमें किसी प्रकार कोई आवरण नहीं होता, केंद्रक झिल्ली इसमें अनुपस्थित होती है ना। ग्वानिन और साइटोसिन प्रकार का डीएनए पाया जाता है इसमें प्रोकैरियोटिक सेल में, ठीक है। और इसमें ए और टी यानी एडेनिन और थायमिन प्रकार के डीएनए की तुलना में जो अधिक ताप स्थायी होते हैं वो आपके एडेनिन और थायमिन, ग्वानिन और साइटोसिन से ज़्यादा अधिक ताप स्थायी होता है, ओके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, थैंक यू।